तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। आज कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं खबरफास्ट की पूरी टीम की तरफ से उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए आतंक को मुंह तोड़ जवाब देते देते देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। जी, आतंक के दंश ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में अमन को डस लिया है। बुधवार को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में देश ने सेना के 3 जाबाज अफसरों को खो दिया है। सुरक्षा बलों को कोकेरनाग में जवानों पर हमले के साजिश करता आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सूचना पर एक टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। इस बीच दोनों तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें सेना के जवानों की जान चली गई। आतंकवादी लश्कर के टीआरएफ से जुड़े थे। आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन माना जाता है। बीते 3 साल में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। आतंकी हमले पर राजनीतिक दलों की ओर से सभी प्रतिक्रियाएं दी गई। कोई केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है तो कोई बातचीत की समस्या का हल बता रहा है। सवाल जम्मू कश्मीर में अमन बहाली का है, आतंक के खात्मे का है, जवानों की शहादत और पाक के नापाक इरादों को नाकाम करने का है। सवाल आज ये भी है कि जिस फिजा में अमन का सुकून होना चाहिए था, वहां गोलियों की गड़गड़ाहट आखिर कब तक सुनाई देगी? इन तमाम सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 जाबाज अफसर खो दिए। सुरक्षा बलों को कोकेरनाग इलाके में जवानों पर हमले के साजिशकर्ता आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। सेना के अधिकारियों के नेतृत्व में जवान आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही सेना की टीम ऊंचाई वाली जगहों पर चढ़ी तो पहले से छिपे 2-3 आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एनकाउंटर के दौरान सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, एक कंपनी कमांडर मेजर आशीष धौचक और एक जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। हमले में आतंकवादी लश्कर के प्रॉक्सीदार रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ से जुड़े थे। प्रतिबंधित रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन माना जाता है। इस आतंकी हमले में कोकेरनाग के ही उग्रवादी उजैर खान का नाम सामने आया। उजैर अनंतनाग में एकमात्र सक्रिय आतंकवादी है। मिली जानकारी के अनुसार उजैर ने 2 आतंकियों के साथ मिलकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले को लेकर जहां देश भर में उबाल है, वहीं राजनीतिक गलियारों में भी जमकर बवाल है। आप नेता संजय सिंह ने सवाल करते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि जिस आतंकवाद के खात्मे का मोदी सरकार ने दावा किया था, वह आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। पिछले 3 वर्षों में यह सबसे बड़ी आतंकी घटना है। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने सीधे पाक को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमें सोचना होगा, जब तक हम पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे वो यही सोचेंगे कि यह सामान्य बात है। अगर हमें पाकिस्तान पर दबाव बनाना है तो हमें उसे अलग थलग करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बर्बादी बहुत वक्त से चल रही है और मुझे इसका अंत नहीं दिखता। लड़ाई से अमन नहीं आता, बातचीत से आता है। जब से देश आजाद हुआ ये फसाद साथ है, इसका हल निकालना जरूरी है। बातचीत के अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना था, आतंक कहां से फैलाया जा रहा है वो इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान ने 4 जंगें की हैं, पर बॉर्डर वहीं खड़ा है और बातचीत के अलावा इस समस्या को हल करने का कोई और रास्ता नहीं। वहीं बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। पहले भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा चुका है। जो आतंकी इसमें शामिल है वो मौत की घाट उतारे जाएंगे। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया में पीएम मोदी पर शब्द बाण छोड़े। उन्होंने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, उस समय आतंकी हमारे जवान पर गोलियां बरसा रहे थे। आप किस खुशी में फूल बरसा रहे हैं? क्या आपको ये सब देखकर दुख नहीं होता? आपकी तरफ से कोई बयान तक नहीं आया। बहरहाल सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले के बाद देश भर में गम और गुस्सा है, तो सियासत अपना काम कर रही है। लेकिन सवाल है कि जिस फिजा में अमन का सुकून होना चाहिए था,
वहां गोलियों की गड़गड़ाहट आखिर कब तक सुनाई देगी? खबर फास्ट के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट। तो लगातार इस तरीके के नापाक इरादे हमने देखे हैं। बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहां पर खड़ा करती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 4 बार इस तरीके के हमले किए जा चुके हैं, लेकिन हर बार जिस तरीके से हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद भी आखिरकार ये वारदातें सामने क्यों आ रही हैं? ये पाकिस्तान के नापाक इरादे कहीं ना कहीं खोखला जिस तरीके से करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं अमल क्या होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमारी अगर ताकतों की बात करते हैं तो हमारी अलग ही ताकत है और हर बार हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बार भी सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? हालांकि ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है, आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन अभी भी आतंकी कहीं ना कहीं हमारे गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि सेना जो है पूरे बॉर्डर पे अगर बात करें, अनंतनाग की अगर बात करें तो वहां पर पूरे तरीके से तैनात है और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। लेकिन सवाल इस बीच ये भी उठ जाता है कि अगर विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन की अगर बात करते हैं, उनकी तरफ से तमाम सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार किया जाता रहा है, कहा जाता रहा है कि आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलवामा होता है, उसके बाद भी ये अनंतनाग में जो घटना होती है, उसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आज इस खास कार्यक्रम में तमाम करेंगे चर्चा, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये हरकतें हो रही हैं, पाकिस्तान के नापाक इरादे जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर फल फूल रहे हैं, उनको जन्म आखिर कौन दे रहा है और किसकी शय पर ये फल फूल रहे हैं? क्योंकि अगर इस टीआरएफ की बात करते तो पिछले 6 महीने से कहा जा रहा है कि एक्टिव हो रहा था, पूरे तरीके से पनप रहा था और हाल ही में जिस तरीके से इंडिया की तरफ से कार्रवाई की गई थी, एक आतंकी को ढेर किया गया था, उसके बदले के तहत ये जो है घटना अनंतनाग में देखने को मिली है। तो अब सवाल यहां पर यह हो जाता है कि जिस तरीके से 6 महीने में लगातार ये गतिविधियां हो रही थी, तब आखिर क्यों इनको छोड़ा नहीं गया, क्यों इनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और रोहन सिंह है कांग्रेस प्रवक्ता है, सिद्धार्थ शर्मा आप प्रवक्ता है, कर्नल संतपाल राघव रक्षा विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर मनन द्विवेदी हैं विदेश मामलों के जानकार। ये तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे चर्चा करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल इस बीच कई खड़े होते नजर आते हैं कि कब तक भारत के शूरवीर पाकिस्तान के साथ युद्ध की कीमत अपना बलिदान देकर चुकाते रहेंगे? और अगर पार्टी की तरफ से जिस तरीके से संजय सिंह के बयान पर अगर नजर डालें, संजय राउत के बयान पर नजर डालें, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि G20 में जिस तरीके से कार्यक्रम की सफलता को लेकर खुशी मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ अगर हम अनंतनाग की बात करें तो वहां पर गोलियां बरसाई जा रही थी, तो आखिर प्रधानमंत्री का बयान सामने क्यों नहीं आया? ये तमाम जो है बयान विपक्षी पार्टियों की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में देश ने सेना के 3 जवान अफसर खो दिए। सुरक्षा बलों के कोकेरनाग इलाके में जवानों हमले के साजिशकर्ता आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। फुल प्रूफ प्लान बनाया गया। सेना के अधिकारियों के नेतृत्व में जवान आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही सेना की टीम ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ी तो पहले से छिपे 2-3 आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। और ऐसे में संजय सिंह का बयान भी सामने आया और तमाम जो विपक्षी पार्टियों के बयान थे वो भी हमने आपको दिखाए थे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से आपका तारुफ करना चाहूंगा। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं बीजेपी प्रवक्ता, रोहन सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, सिद्धार्थ शर्मा आप प्रवक्ता, कर्नल संतपाल राघव रक्षा विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। कैप्टन साहब, सबसे पहला आपसे सवाल है कि आखिर कब तक भारत के शूरवीर पाकिस्तान के साथ युद्ध की कीमत अपना बलिदान देकर चुकाते रहेंगे? बिल्कुल, आज जो घटना घटी है उसमें पूरा देश ही आज नमन की आंखों से देख रहा है जी। हमारे कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष जी और J&K पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट और हमारा जांबाज सैनिक रवि सिंह राइफलमैन है, ये 4 जवान जो शहीद हुए हैं, आज इन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते निभाते आज अपना सर्वोच्च बलिदान देके चले गए।
तो इसे ये कहते हैं कि सेना लास्ट अपने प्राणों तक अपने कर्तव्य में पीछे नहीं रहती है। तो देश बिल्कुल आज नम आंखों से इन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी यही कहूंगा कि मैं इनको श्रद्धांजलि अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो आज सर्वोच्च बलिदान दिया है वो कोई छोटी पूरी बात नहीं है। आज कर्तव्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके अपने नन्हाल बच्चों को छोड़ के, किसी की तो 6 महीने की बेटी है अभी, किसी का बच्चा 1.5 साल का है, मगर इन्होंने इनकी परवाह ना किए भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति आज दे दी। सरकार का भी कुछ कर्तव्य होता है कैप्टन साहब, सरकार का भी कर्तव्य होता है, और जिसको लेकर, ठीक है सर, वो बचेगी नहीं बचेंगे नहीं, ठीक है, सरकार का भी कर्तव्य होता है जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करेंगी। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कैप्टन साहब? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूं। सरकार का भी कर्तव्य होता है जिसको पूरा नहीं किया जा रहा है, ऐसा आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। संजय सिंह का बयान है कि अफसोस की बात है, जिस आतंकवाद के खात्मे का मोदी सरकार ने दावा किया था वो फेल नजर आ रहा है। देखो, विपक्ष का काम है विरोध करना, उन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए बोलने के लिए। संजय सिंह क्या कहेंगे? जिनकी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जांच चल रही है, जेल में बंद है, तो वो तो इस तरह की बातें करेंगे। तो ये लोग खुद ही देश विरोधी है। इनको मैं यही कहूंगा कि आप कम से कम सैनिकों के ऊपर राजनीति ना करें। सैनिक को अपना पूरा अपने प्राणों की आहुति देके चले गए, और ये बेशर्म लोग आज यहाँ भी राजनीति करने में पीछे नहीं रह रहे। इन्हें शर्म आना चाहिए। पहले अपने भाई को अपने किसी सगे संबंधी के इस तरह से बलिदान कराओ, फिर आगे सियासत करना तो हम बता देंगे। शर्म आना चाहिए ऐसे नीच लोगों को, जो आज सैनिकों के बलिदान पे भी, सैनिकों की अंतिम समय पे भी जो है ना राजनीति ढूंढ रहे हैं। अरे क्या आपने देखा नहीं था 2014 से पहले किस तरह का आतंकवाद था? ऐसा दिन नहीं जाता था कि जेएनके में गली गली में बम ब्लास्ट ना होते हो, पूरे देश में बम ब्लास्ट होते थे। आज तो झुटपुट कहीं कहीं हो रही है, कभी कभी महीने में कोई टीआरएफ कैसे पनपा? सवाल तो ये भी है, टीआरएफ कैसे पनपा? अरे ये लोग भूल गए टीआरएफ कैसे पनपा? 2014 से पहले इसी सेना के ऊपर किस तरह से पत्थर बरसाए जाते थे। आज किसी की हिम्मत है वहां जो सेना के ऊपर पत्थर फेंक सके? अगर ये विपक्षी जो बेशर्म है, इनको शर्म तो आती नहीं है। ये सेना के ऊपर भी जो है ना अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहते हैं, तो शर्म आना चाहिए। मैं तो आज कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं एक खुद सैनिक हूं। और सैनिक का क्या दर्द होता है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। जिनके नौनिहाल बच्चे आज अब बाप के बगैर अनाथ जैसे हो गए हैं। ठीक है। और मगर ये राजनीतिक गंदे लोग, मैं यही कहूंगा, ये गंदे लोग, भ्रष्टाचारी चोर आज अपनी राजनीति करने में पीछे। ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए क्या राजनीति के चश्मे से इसको देखा जा रहा है? रोहन जी आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ जी पहले आप। जी शहबाज जी, सबसे पहले तो जो भी हमारे सैनिक के साथ साथ इस पूरे एनकाउंटर में हमें जहां तक पता है कि आर्मी का जो श्वान दल है, कुछ जानवर हैं, जानवर भी इसमें शहीद हुए। हमें पता है कि आर्मी जब कुत्तों को, जानवरों को अपने साथ रखती है तो उनको भी एक पोजीशन डेजिग्नेशन दिया जाता है। तो चाहे कर्नल मनप्रीत जी हो पंजाब से, चाहे मेजर आशीष जी हो हरियाणा से, चाहे डीएसपी हुमायूं भट्ट हो जम्मू कश्मीर से, चाहे रवि सिंह हो, ये सभी का जो शहादत है उसको तो हम सभी को नमन करना ही चाहिए। इसके साथ साथ एक सवाल उठता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में विदेशी मामलों के जानकार मनन जी भी हैं और कैप्टन भदौरिया जी तो भाजपा से हैं, भाजपा का मतलब केंद्र सरकार की तरफ से हैं। तो 2-3 विषय ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल से आपके कार्यक्रम के हिंदी फास्ट के हजारों दर्शक भी कार्यक्रम देख रहे होंगे, उनको जान लेना चाहिए। एक तो ये कि धारा 370 हटने के बाद से अभी तक जम्मू कश्मीर में करीब 200 से अधिक लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 100 से अधिक तो सुरक्षा कर्मी हैं। 100 लोग नागरिक मरे हैं और 100 से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने जान दी है। तो भाजपा जब कहती है राष्ट्रीय सुरक्षा, तो क्या इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा ये है? दूसरी बात यह है कि एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि जब भी कोई अपराध होता है, मान लीजिए किसी का खून हो गया, किसी का मर्डर हो गया, गोली मार दी गई, तो आप गोली को आप फांसी नहीं चढ़ा सकते। गोली चलाने वाला कौन है, बंदूक चलाने वाला कौन है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें सबको पता है कि ये जो आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के
द्वारा प्रायोजित हो रही हैं, इसमें जो आतंकवादी यहाँ आते हैं, ये तो गोली हैं, इनके पीछे के जो आका हैं, उन आकाओं को जब तक न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सकते। तो भाजपा, अभी सबको पता है कि भारत का ही एक भगोड़ा है, जो कि भारत में मुंबई बम ब्लास्ट वगैरह में भी उनका नाम है, दाऊद इब्राहिम, और दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और उनका सीधा टेरर आतंकवाद से कनेक्शन है। तो भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर बात करती है तो पिछले 10 साल में उसने दाऊद इब्राहिम को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया, ये तो एक सामान्य जनता भी, सामान्य लोग भी पूछेंगे। दूसरी बात, जिस तरह से कल भारतीय संस्कृति की भाजपा बहुत कहती है, तो भारतीय संस्कृति में न सर, शाबाजी, अगर हमारे पड़ोस में भी मातम मन रहा है ना, तो उस दिन हम अपने घर में उत्सव नहीं मनाते हैं। तो कल जिस समय हमारे शहीद हो रहे थे, शहादत दे रहे थे कश्मीर में, उस समय भाजपा के कार्यकर्ता, जिसमें शायद भदौरिया जी भी, कर्नल साहब, कैप्टन साहब भी उसमें थे, वो जिस तरह से प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, तो ये क्या, कौन सी भारतीय संस्कृति का ये प्रदर्शन हो रहा है? भारतीय संस्कृति तो कहती है कि दूसरे के दुख में भी आप अपनी खुशी मत खोजिए, अपने पड़ोस में भी अगर मातम मन रहा है तो हम अपना उत्सव घर में नहीं मनाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर भाजपा की बात नहीं है, भाजपा के नहीं, आपका विरोध नहीं, आपका विरोध क्या है कि वो जश्न मना रहे थे, या फिर जो लगातार ऐसी गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर आप सवाल कर रहे हैं? जो जश्न मना रहे थे उसका हम विरोध क्यों करेंगे? उसकी तो भर्त्सना हो रही है, वो तो लोगों के सामने है। वो वो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ जा रही है। हमारा विरोध नहीं, ये सवाल है केंद्र सरकार के नुमाइंदे से, जो इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि आप इस आतंकवादियों के आका दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान में बैठे हैं पिछले 10 साल से, उनको आपने वैसे लोगों को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया? ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लश्कर ले रहा है। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी लश्कर ले रहा है। कैप्टन साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे रुक करना चाहूंगा। सवाल यह है कर्नल साहब आपसे कि एक ही दिन में 3 अफसरों और 1 जवान की शहादत, पूरा देश एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर पाक का मुकम्मल इलाज कब होगा? जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से 3 ऑफिसर्स और 1 जवान को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मैं नमन करता हूं। कर्नल मनप्रीत जो कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडिंग ऑफिसर लास्ट होता है एक यूनिट का, उन्होंने ऑपरेशन को लीड किया, और कंपनी कमांडर मेजर आशीष, उन्होंने लीड किया, और जो पुलिस के डीएसपी साहब हमायूं भट्ट, उन्होंने भी आगे से लीड की, और जो जवान की शहादत हुई है उसने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके अलावा 2 आतंकवादियों को ढेर किया वहां पे। ये जो घटना थी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोकरनाग के अंदर एक जगह है हलूरा गुंडूल, वहां पे फॉरेस्ट एरिया भी है। ये आड़ में छिपे हुए थे, आर्मी के पास इनपुट था, पुलिस ने ये कंबाइन सर्च किया, और जो ही वो जा रहे थे, वो पेड़ में छिपे हुए थे, वहां से उनको ऑपरेशन में बहुत सीरियस ऑपरेशन था। इसमें लॉन्चिंग पैरा कमांडोज भी किए गए हैं, कोर कमांडर साहब जो है घई साहब जो भी वहां पहुंचे हैं, और महानिदेशक दिलबाग जी भी जो है डीजी पुलिस पहुंचे हुए हैं वहां पे, और स्थिति अभी कंट्रोल में है। ये इनपुट कई दिनों से आ रहा था, ये ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसकी जिम्मेवारी सीआरएफ ने ली है, जो लश्कर का एक हिस्सा है। 8 सितंबर के अंदर पाकिस्तान की रावलकोट के अंदर मस्जिद में जो उनके लीडर की मृत्यु हुई है, उन्होंने क्लेम भी किया है कि हमने उसका बदला लिया है। उसके अलावा ये ऑपरेशन रजौरी के कुछ इलाकों में भी किया है, वहां भी हमने एक आतंकवादी को ढेर किया है। और पिछले महीने में जब से आप देखें, पाकिस्तान को जो हमारी चंद्रयान की लैंडिंग, G20, तो ये सब उनको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इन्होंने इस घटना को इस टाइम अंजाम दिया है।
नहीं सर, ये- सवाल दरअसल ये होता है कि एक तरफ हम पीओके पर कब्जा करने की बात करते हैं, हम उसको वापस लेने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये गतिविधियां देखते हैं, ये हमले देखते हैं, क्या ये संभव है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हम्म, जब भी मिलिटेंसी होती है या टेररिज्म होता है, हम्म, वो कोई फुल स्केल वॉर नहीं है, फुल स्केल नहीं है। हमारी कैपेबिलिटीज है पीओके की, और हमने बताया हुआ भी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी स्टेटमेंट दी है। हम्म, ये छूट-फूट घटनाएं हम्म, हमेशा, जब तक उनका एम नहीं हो जाता, जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, ये घटनाएं चलती रहेंगी। बट आप स्केल देखिए, इसकी वो देखिए कि ये बहुत गतिविधि 370 के बाद में तो और भी कम हो गई है, और अभी भी कम है। पर ठीक। आप इन घटनाओं को ये नहीं कह सकते कि टोटल पीस आने के बाद भी जो संगठन है, जो आईएसआई है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आप वहां देखिए कि पीओके में अनरेस्ट हो रहा है। वहां के जो शिया मुसलमान हैं, वो कारगिल के रास्ते को, कॉरिडोर को खोलने के लिए बोल रहे हैं कि हमको वहां पे जाने दीजिए। तो इन सब का जो डाइवर्ट है, जो हाई लेवल पाकिस्तान की ग्रैंड स्ट्रेटेजी है, जो उनकी आईएसआई और जो गवर्नमेंट का है, वहां पे राजनीतिक स्थिरता नहीं है, वहां पे इलेक्शन अभी डामाडोल में है। और आप देखें, प्रश्न उठा के देखें कि वहां पे राजनीतिक स्थिरता, सिक्योरिटी नहीं है, और उनके बॉर्डर जो अफगानिस्तान का है वो भी स्थिर नहीं है। तो वहां का जो डाइवर्ट है माइंड लोगों को करने के लिए, ये कश्मीर के इशू को बना के पाकिस्तान डाइवर्जन करता रहता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी भारतीय सेनाएं सक्षम और सशक्त है, और घाटी के अंदर आज शांति है। इस बात में तो किसी को शक शोभा नहीं। ठीक है रोहन सिंह, मैं आपको रुक करना चाहूंगा, मिलिटेंसी क्या खत्म हो गई है लगातार जिस तरीके से हम गतिविधियां देख रहे हैं? शहबाज जी, एक बात ये समझिए कि मिलिटेंसी का जो दौर है, ये 370 के बाद, जब अभी सिद्धार्थ जी ने आंकड़े दिए, आप समझिए 100 से ज्यादा सिविलियंस और 100 से ज्यादा आर्मी पर्सनल्स ने अपनी जान गंवाई है। मिलिटेंसी खत्म होने का पैमाना अगर लोगों की जान गंवाने से या नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टैब्लिश हो जाना या बन जाने से है, तो उस पर देखा जा सकता है। इसको क्वांटिटिव मेजरमेंट नहीं की जा सकती। आंतरिक सुरक्षा एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उस बात पे इकट्ठा हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सारे नेता कितने गंभीर हैं, कितना राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कितना सजग हैं, और अपने जवानों के सर्वोच्च बलिदान के मौके पर जिस वक्त जिंदगी मौत से जूझ रहे थे, ये लोग पुष्प वर्षा करवा रहे थे। इस मुद्दे को, इस बात को लेकर हम सब इकट्ठा हैं। रही बात देश की आंतरिक सुरक्षा की मामले की, तो जो पहले लिमिटेड एरिया थे, देश के छोटे छोटे क्षेत्र थे, उनको उन्होंने कश्मीर को भी बढ़ाया, अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर, देश में राज्य बढ़ते चले जा रहे हैं जहां अशांति है। भारतीय फौज दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फौज है। हमें 1 इंच भी सुबह नहीं, आज तक देखते आ रहे हैं। हमें अरे साहब, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो दिग्विजय साहब सबूत मांगते हैं। देखिए, पहली चीज ये होती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत सारे एंटीडोट्स हैं, बड़े सारे मतलब पुराने ऑफिसर्स ने, सब ने अपनी किताबों में और सब जगह जिक्र किया कि पहले तक ऑपरेशन होते रहे हैं। हम लोगों ने तो स्वयं पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके एक बांग्लादेश बना दिया। बात सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं, सबूत मांगने की भी नहीं है। बात को होता क्या है, गोदी मीडिया और इनके प्रचार माध्यम के द्वारा बात को घुमाया जाता है। सबूत क्या कोई मांग रहा है? वहां पे हकीकत ये है कि दिग्विजय साहब का बयान नहीं आया था, दिग्विजय साहब ने बयान नहीं दिया था, प्रूफ नहीं मांगा था, दिग्विजय सिंह ने बयान नहीं मांगा था, प्रूफ नहीं मांगा था क्या? दिग्विजय सिंह ने बालाकोट के मामले में बात करी है। बालाकोट की जो बात है, उसमें अभी रिसेंट 1.5 साल पहले अमेरिका की थिंक टैंक की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जहां पे उसने दिखाया है कि इन्होंने जो कैंप थे, वो कैंप हमारे उरी सेक्टर और ये बालाकोट 2 अलग मामले हैं, जिनको मिक्स कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह जी स्पेसिफिक थे, आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। रही बात केजरीवाल की या भारतीय जनता, मतलब क्या कहते हैं, केजरीवाल साहब की या कांग्रेस पार्टी की या विपक्ष किसी भी दल की, सबूत मांगना
हमें अपनी फौज पे यकीन है, लेकिन सबूत मांगना या कोई करना कोई सवाल जवाब से परे नहीं है कोई भी भारत में। हमारा संविधान अच्छा, का ढांचा ऐसा गठबंधन कहता का है, जो हिस्सा है सवाल जवाब फारूक से परे अब्दुल्ला, कोई नहीं है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बैठ के बातचीत होनी चाहिए, आप समर्थन करते हैं? बातचीत का समर्थन तो सारे लोग करते हैं, स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे, वो तो पाकिस्तान तक बस से गए थे। नरेंद्र मोदी जी तो बगैर बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। बगल लड़ा मतलब क्या लड़के तो कोई हल ही नहीं है, क्या करना है? या तो कोई 10 साल सरकार थी, बता देते कि ये पाकिस्तान को एकदम। ठीक है, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े, उनसे मैं इस बात का जवाब लूंगा कि बातचीत से क्या मसला हल होने वाला। उससे पहले विदेशी मामलों के जानकार मनन द्विवेदी हमारे साथ जुड़े। मनन साहब, पाकिस्तान दुनिया में भले ही भिखारी लेके कटोरा लेके भीख मांगता रहे, लेकिन उसके बाद भारत में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए पैसा जरूर है। जी, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान को आज की बात नहीं है, आज के कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है। जब हम लोगों ने अपना एकेडमिक करियर शुरू किया था 2005 में, तब से हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेल्ड स्टेट, पूरी तरीके से असफल सिस्टम। तो एक्चुअली इस चीज के लिए हमें काफी 2014 से पहले तक काफी आक्रामक रुख राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में और एकेडमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें पूरी तरीके से इस चीज को टैकल करना पड़ा। और पाकिस्तान की विदेश नीति की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, एक सबसे बड़ी एट्रीब्यूट है कि अगर वहां पर भूकंप भी आएगा या जो डूरल लाइन का कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, वहां पर भी कोई घटना होती है, बलूचिस्तान में कोई घटना होती है आतंकवाद की, तो उसके पीछे भारत का लिंकेज कहीं ना कहीं सामने लाके उकेरा जाएगा। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान की जो जितनी भी परेशानियां हैं, पाकिस्तान की जो राजनीतिक अस्थिरता है और पाकिस्तान के अंदर जो तोशाखाना का केस हुआ है, इमरान खान जेल के अंदर है और आरफी अलवी से की जो बातचीत हो रही है, उनके ऊपर आर्मी जो डीप स्टेट है वहां का, वो भी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि इमरान खान भी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जेल के पीछे से। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी नहीं चाहता कि आपका पड़ोसी राष्ट्र अस्थिर हो, पर पाकिस्तान की विदेश नीति का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है भारत के अगेंस्ट आतंकवाद। और यहाँ पर मैं एक मूवी का जिक्र करना चाहूंगा, शेरशाह और उरी का, जहां पर बताया गया है कि वहां पर विक्रम बता कि अब बातचीत अपने मित्र के साथ हो रही है शेरशाह मूवी में, और वो ये कहते हैं कि या तो मैं डंडे को फहरा के, तिरंगे को फहरा के लौट के आऊंगा, या फिर मैं इसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आऊंगा जरूर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे सोल्जर्स और ऑफिसर्स की शहादत हुई है, जो मार्टर हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि उनके परिवार अकेले नहीं है। और जहां तक आपने बड़ी अच्छी बात की शाहबाज जी, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से विपक्ष ने उरी के अटैक पर, पुलवामा के अटैक पर, और जो मोदी जी ने और अजीत डोभाल साहब ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जिस तरीके से एविडेंस मांगा गया, बल्कि एक ये कहा गया कि ये अभिनंदन तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, अभिनंदन एक मूवी क्रिएटेड कैरेक्टर है, एक ऐसे चरित्र है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास कोई बात बाकी रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आतंकवाद संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, पर 90% आतंकवाद कश्मीर में और बाकी क्षेत्रों में कम हुआ है। ये अभी मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे पाऊंगा, पर ऐसे आंकड़े हैं कि 80-90% आतंकवाद जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान धारा 370 को जोड़कर बात करता है, तो उनको ये बात करने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि ये उनकी विदेश नीति का अंग है कि भारत की जो डेमोक्रेटिक पहल है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको नकारा जाए और उसके नेगेटिव पहलुओं को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक साहब, मैं यहाँ पर यही बात कहना चाहूंगा। ठीक सर। कैप्टन साहब, आपके ओर करना चाहूंगा, तुलसीदास की वो लाइन याद आती है कि भय बिन होए ना प्रीत, जब तक भय नहीं होता तब तक प्रीत नहीं होती। और जिस तरीके से रोहन साहब ने कहा कि भाई कहीं ना कहीं बातचीत से बैठ के ही मसला हल हो सकता है, आपकी क्या इस पर राय है?
नहीं मैम, आपने देखा होगा शुरुआत में माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे आगे चल के बिल्कुल पाकिस्तान इसीलिए गए थे कि हम आपसे जो है ना बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे आपकी लड़ाई रहे, हमारे आप अच्छे पड़ोसी बन के रहे। हम भी चाहते हैं कि हम आप भी पड़ोसी बन के अच्छे रहे, हम भी आपके अच्छे पड़ोसी बन के रहे। तो इसी उद्देश्य से माननीय नरेंद्र मोदी जी बिगड़ बुलाए गए, मगर वो फितरत पाकिस्तान की वही है कि आप भले ही उसके लिए अपना दिल निकाल के रख दो, मगर वो तो पीछे से खंजर आप पे भोंकेगा। जब से लेके और आज दिन तक पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। वार्ता और आतंकवाद जो कांग्रेस के टाइम चलता था, कांग्रेस के टाइम इससे बड़े बड़े आतंकवाद की घटनाएं होती थी। ठीक है रोहन साहब, आपके समय में इससे ज्यादा वारदातें होती थी। ठीक सर, वक्त की माफ कीजिएगा, एक मिनट। उस टाइम कश्मीर ही नहीं, भारत का कोई भी जिला, कोई भी शहर ऐसा नहीं था कि जिसमें बम ब्लास्ट ना हो रहे हों। ये कांग्रेस के टाइम की बात बता रहा हूं मैं। आज आप बताइए कि कांग्रेस से बाहर 10 साल के अंदर कोई आतंकवादी घटना घटी है क्या? कश्मीर में जरूर हो रही है छुटपुट, मगर भारत में कहीं नहीं हो रही। इनके टाइम तो बंबई में जो है ना होटलों में जाके कर दिया था उन्होंने, हैदराबाद में कर दिया था, दिल्ली में तो कितने बम ब्लास्ट हो चुके थे। उरी हमला 2016 में हुआ है, राजौरी हमला 2018 में हुआ है, पुलवामा में 2019 में हुआ है, पुंछ में 2019 में हुआ है। ठीक है रोहन साहब, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक रोहन जी, जल्दी से जवाब दीजिए सर, वक्त की कमी है। ठीक है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि कश्मीर के अलावा पूरे भारत में कहीं कोई घटना नहीं हो रही है। देश के अंदर बुलवाया गया, ये कौन सी सुरक्षा नीति थी? या बताइए ना, क्या ये कौन सी सुरक्षा नीति थी देश के लिए? अगर आप गंभीर होते हैं, अगर आप देश के लिए गंभीर होते, पुलवामा का अटैक हुआ, 42 जवानों ने शहादत दी। 1 मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। 42 जवानों ने शहादत दी और आप जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे। कल एक कर्नल साहब ने, एक मेजर साहब ने, एक डिप्टी एसपी ने अपनी जान दे दी। आप उस टाइम पे पुष्प वर्षा करवा रहे थे। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, ये बात आप बोल चुके हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, जल्दी से। ठीक है, कोई प्रोग्राम पहले से निर्धारित चल रहे हैं, अगर बीच में कोई घटना हो जाती है यहाँ पर बता दिया। तुलसी के रामचरित मानस में ही एक बहुत अच्छे चौपाई है, संसार त्रिविध पाटल फनज समा। तुलसी जी कहते हैं दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, गुलाब की तरह, आम की तरह और कपूर की तरह। एक में केवल और केवल सुगंध होता है, फल नहीं होता। दूसरे में फल और सुगंध दोनों होता है, तीसरे में सिर्फ। ठीक है, मनुष्य दुनिया में सिर्फ बोलता है, करता है, बोलता कुछ नहीं है। ठीक है, माफ कीजिएगा, इस चर्चा में वक्त हो चला है वाइंड अप का। फिलहाल जिस तरीके से लगातार ऐसी गतिविधियां देखी जा रही हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जवानों की तरफ से लगातार भी दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष उसको लेकर समय समय पर सवाल खड़े कर रहा है। अब इस सवाल का जवाब कब तक मिलेगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कब तक मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।